Good morning, student. Today we are going to start lesson 13 of science, which is force, work and energy. This is on page number 139. So student, हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. आज हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था. दैट फोर्स इज अ पुश और पुल. किसी भी तरह का पुश और पुल, यानी जब हम धक्का लगाते हैं किसी भी चीज़ को उसकी प्लेस से हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स. उसी के साथ साथ हम वर्क, जो कि हम सिंपल भाषा में कहें तो काम, और एनर्जी, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ स्टेपिंग स्टोन इन विच you have to tell me about all, as you all know that all plants and animals and human beings need energy. हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए. ये जो एनर्जी है इसका सोर्स क्या है? हम सभी को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे फूड के थ्रू, जो भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि आप फूड अगर नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी भी नहीं रहती है आपके अंदर. इसके बाद सेकेंड वन इज, डू वी नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट? क्या हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगानी है या फोर्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है? यस. आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी टेबल को भी अगर अपनी जगह से हटाना है, उस पर फोर्स अप्लाई करनी है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है ना. अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे उसको रिमूव करोगे उस प्लेस से? देन यू हैव टू नेम एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द डे दैट नीड एनर्जी. कोई भी ऐसी 3 एक्टिविटीज जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है. प्ले, रन, डांस, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिन सभी में आपको एनर्जी की ज़रूरत है. After that, do you take the help of any object or appliance to complete a task or work? क्या आप किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने रेगुलर वर्क या किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए? तो यस, करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं हो रही तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर यूज़ करते हैं. घर में मम्मा को जब भी टमाटो प्यूरी बनानी होती है या प्याज पीसनी होती है तो मम्मा क्या यूज़ करती है? मिक्सी यूज़ करती है, मिक्सर ग्राइंडर. सिमिलरली कपड़े वॉश करने के लिए हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं. तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट फोर्स. इन अ प्रीवियस ग्रेड वी हैव लर्न दैट अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. यानी किसी भी तरह का पुश, धक्का देना. पुश यानी खींचना, पुल यानी धक्का देना. तो किसी भी तरह से किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है. हम फोर्स को अपने डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे पिकिंग और थ्रोइंग थिंग्स. किसी चीज़ को पिक करने यानी उठाने के लिए या थ्रो करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बॉल थ्रो करनी है उसके लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है. स्वीपिंग और मॉपिंग अ फ्लोर, झाड़ू और पोछा जब हम कर रहे होते हैं एक फ्लोर की सफाई के लिए, उन सभी में हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. देन ओपनिंग और शटिंग अ डोर, किसी डोर को ओपन करने. देखा होगा स्टूडेंट आपने, कहीं भी आप मॉल वगैरह जाते हैं वहाँ लिखा भी होता है पुश एंड पुल. तो यानी अपनी तरफ खींचने, ओपन करने के लिए, और शट यानी बंद करने के लिए दरवाजे को हमें फोर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें उसे खींचना पड़ता है. देन स्क्वीजिंग अ ट्यूब, किसी ट्यूब को स्क्वीज यानी पिचकाने के लिए, एक तरह से दबाने के लिए. एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिन सभी में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं अ फोर्स कैन कॉज थिंग्स टू. फोर्स की वजह से क्या होता है? कोई भी चीज़ स्टार्ट कर देती है मूविंग, यानी मूव करना शुरू कर देती है. अपनी चेंज शेप, उसकी शेप चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नींबू पानी बनाना है तो मैं क्या करूँगी? लेमन लेकर उसका रस निचोड़ूंगी ना. तो उससे क्या हुआ? लेमन जो बिल्कुल सर्कुलर शेप में था, स्फेरिकल शेप में था, वो जाके बाद में क्या हुआ? पूरा पिचक गया, तो उसकी शेप चेंज हो गई ना. देन स्टॉप मूविंग, या फिर हम उसको रोक लें, किसी चीज़ को जो पहले मूव कर रही थी, फिर हम फोर्स अप्लाई करके उसको क्या करेंगे? रोक देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉल रोल करती हुई आ रही है फ्लोर पे, हम उसे एकदम से पकड़ लें तो हमने क्या किया? अपनी फोर्स अप्लाई की उस बॉल को रोकने के लिए. देन चेंज पोजीशन और डायरेक्शन, और किसी चीज़ की पोजीशन या डायरेक्शन चेंज करने के लिए. सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट काइंड्स ऑफ फोर्स. हमने फोर्स तो जान लिया, अब हम जानते हैं अलग अलग तरह की कौन सी फोर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में. पहली आती है मस्क्यूलर फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स. यानी वो फोर्स जो हम अपनी मसल्स को यूज़ करके लगाते हैं, यानी जहां हमने अपने बॉडी ऑर्गन्स यूज़ किए, हमारी मसल्स यूज़ की, वेदर इट बी आर हैंड और लेग्स, अपने हाथ और
पैरों का प्रयोग किया किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करने के लिए। वी यूज मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट आवर स्कूल बैग, जैसे कि अपना स्कूल बैग उठाने के लिए अगर मैंने अभी इस पेन को उठाकर यहाँ पर रखा भी है तो इसमें भी मैंने फोर्स अप्लाई की है ना, क्योंकि मैंने इस पेन को उठाया है अपने हाथों से और फिर रखा है। सिमिलरली पेज टर्न करने के लिए किसी बुक का, या फिर कोई भी मूवमेंट जो हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज में कर रहे हैं, उन सभी में हमें हमारी मस्कुलर फोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी काम हम अपने आप हमारे बॉडी पार्ट्स को यूज करके कर रहे हैं उन सभी में हमारी मसल्स यूज हो रही है ना, तो ये मस्कुलर फोर्स होती है। आप बॉल किक कर रहे हैं, पेंसिल से लिखना शुरू कर रहे हैं, या बुक के पेज टर्न कर रहे हैं, अपना बैग उठा रहे हैं, वाटर बॉटल उठा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ये सभी में मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसके बाद दूसरी फोर्स आती है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। कई बार स्टूडेंट ऐसे काम होते हैं कुछ जो हम अपने हाथों से नहीं कर पाते, मीन्स कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है ना वो उस काम को करने के लिए कम पड़ जाती है, हमारी वो फोर्स सफिशिएंट नहीं होती और इसके लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी और इलेक्ट्रिकल चीज़ की या किसी और मशीनरी की ज़रूरत पड़ जाती है फोर्स अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है, हम क्रेन्स देखा होगा ना आपने, बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं बड़े बड़े हैवी थिंग्स को उठाने के लिए। बहुत सारी हैवी थिंग्स जैसे बहुत बड़े बड़े कार्टून्स वगैरह जो होते हैं उनको उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज़ की जाती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स को उठाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कार्स को भी टो करके ले जाती हैं क्रेन्स जो होती हैं, उसमें हुक लगा होता है ना, उसके थ्रू उसको उठाया जाता है। मस्कुलर फोर्स इज नॉट इनफ टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स है ना, जो हमारी मस्कुलर फोर्स है वो उस हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी उससे हम उसको उठा नहीं सकते। जैसे क्रिकेट कोचेस यूज बाउलिंग मशीन टू थ्रो बॉल्स फास्टर। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त कोच क्या यूज़ करते हैं, एक बॉलिंग मशीन यूज़ करते हैं जिससे तेज बॉल फेंक सकें। जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाई जाती है ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत स्पीडली बॉल्स फेंकी जाती हैं ताकि देख सके कि बैट्समैन कितनी अच्छी बैटिंग कर पा रहा है। तो उसके लिए तेज स्पीड में अगर हम फेंकेंगे तो हाथों में पेन हो जाता है और उतनी फास्ट फेंक भी नहीं सकते, तो वो बॉलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जब हम मशीन का यूज़ करते हैं कोई भी फोर्स अप्लाई करने के लिए, उसे मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जब हम मशीन्स का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं कोई भी फोर्स अप्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फोर्स आती है, दैट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जिसको आप जितना जोर से पुल करोगे ना, अपनी तरफ खींचोगे, वो उतनी ही तेजी से आगे की तरफ फोर्स अप्लाई होगी उस पर। फॉर एग्जाम्पल एन आर्चर यूज इलास्टिक फोर्स टू बो स्ट्रिंग टू शूट एन एरो। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलास्टिक फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है। ये जो स्टिक है इसको आप जितना पीछे की तरफ बेंड करोगे ना, खींचोगे, ये आगे उतनी ही तेजी से जाएगी। अब पॉल वॉल्टर यूज द इलास्टिक फोर्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल पोल टू जंप। और ये गेम से भी अलग अलग तरह, जैसे पोल वॉल्टर यूज करता है। और इसी के साथ आपने नहीं तो देखा होगा, जब हम आप लोग ने दशहरे में यूज किए होंगे जो धनुष और तीर होते हैं, हम उस तीर की जो स्ट्रिंग होती है, जो धनुष की स्ट्रिंग होती है, उसको जितनी जोर से खींचेंगे तीर उतना ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें क्या हो रही है, वो इलास्टिक फोर्स अप्लाई हो रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है इसका, गुलेल में आपने देखा होगा साइड में उसमें रबड़ कुछ ऐसा होता है गुलेल, और उसमें यहाँ पर एक रबड़ बैंड होती है ना, उस रबड़ बैंड पे कुछ भी पेबल या पत्थर ऐसा लगाकर आप जितनी जोर से उसको पीछे की तरफ पुल करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा फोर्सफुली वो आगे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिक यूज हुआ है ना उसमें, तो ये इलास्टिक फोर्स होती है। इसके बाद आती है स्टूडेंट हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑब्वियसली चीज़ है, ये आपने पहले भी शायद पढ़ी हो। आप किसी भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या वो ऊपर ही रह जाएगा या ऊपर आसमान में कहीं चला जाएगा? नहीं, वो क्या होता है, सारी चीज़ें जो भी हम ऊपर फेंकेंगे वो वापस रिटर्न होके कहाँ आएंगी, नीचे ज़मीन पर ही आएंगी ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, भले ही वो कितना भी हार्ड हो, हम अगर उसे ऊपर फेंकेंगे ना, दे ऑलवेज कम बैक टू द अर्थ। वो सभी चीज़ें नीचे अर्थ की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं स्टूडेंट, उसका रीज़न क्या है? मैं कोई बॉल है, कोई पेन है, कुछ भी अगर ऐसे ऊपर फेंक रही हूँ तो वो नीचे ही आएगा। This is because the earth pull all object toward its center with the force called gravitational force और gravity। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी में एक तरह की फोर्स है जो वो अप्लाई करती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को जो भी
इस अर्थ पे मौजूद हैं उन्हें अपनी तरफ पुल करती है यानी खींचती है, और इसीलिए वो जमीन की तरफ ही अट्रैक्ट होकर आते हैं। यानी मैं कितना भी ऊंचा फेंकूं किसी भी चीज को, कहीं मान लीजिए मैंने कोई बॉल फेंकी, मैं कितना भी ऊंचा फेंकूं लेकिन बाद में वो वापस नीचे ही आके गिरेगी, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपने न्यूटन की वो स्टोरी भी सुनी होगी कि न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे और ऊपर से क्या गिरा था, एप्पल गिरा था उनके ऊपर, तभी उन्होंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन की थी और अपनी थ्योरी भी निकाली थी। तो इसीलिए क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ से चीजों को पुल करी जाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अर्थ चीजों को पुल करती है विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरीथिंग हैज मास इज पुल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सारी चीजें अर्थ की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि वहां क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। दिस इज वाई ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड, इसी वजह से सारी चीजें जो भी हो वो गिरकर कहाँ आती हैं, नीचे ही आती हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जब भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पेड़ों के पत्ते या फूल वगैरह गिरते हैं तो वो कहाँ गिरते हैं, वो उड़ के कहीं ऊपर थोड़ी जाते हैं, सब चीज गिरकर नीचे ग्राउंड पर ही गिरते हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट फ्लोट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं यानी जो स्पेस में जाते हैं वो स्पेसक्राफ्ट में फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं, यानी हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं, बिकॉज वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चीजों को अपनी तरफ अर्थ पुल करती है, इसीलिए वो फोर्स उस पर अप्लाई होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फोर्स आती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट, जब भी आप देखें कि अब अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो कुछ दूर बाद जाके जब आप पैडल मारना बंद कर देंगे तो बाईसाइकिल वहां जाके रुक जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक बॉल फेंकूं तो वो पहले तो तेजी से जाएगी लेकिन एक पॉइंट पर आकर धीरे धीरे थोड़ी उसकी स्पीड कम होगी और फाइनली वो रुक जाएगी। तो जब वो बॉल रुकी, यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रही है। एक्चुअली मूविंग थिंग्स स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑन देयर ओन बिकॉज सम काइंड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन देम। ये क्यों होता है, जो भी मूव करती हुई चीजें होती हैं ना वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती हैं, यानी धीमी पड़ जाती हैं या फिर मूव करना बंद कर देती हैं अपने आप, क्योंकि उन पे क्या होता है, एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। और ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। इस फोर्स में क्या होता है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो धीरे धीरे जाकर स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम के बाद रुक जाएगी मूव करने से। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द अदर। इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ वर्क करती है, हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा होता है ना मोशन में, मोशन यानी जो भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है उसके अपोजिट यानी उसको पीछे की तरफ खींचती है। और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल रोल करते हुए ऐसे आगे की तरफ जा रही है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उस पर अप्लाई करेगी और उसको धीरे धीरे आगे जाने से रोकेगी और वो वहीं पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। दैट इज वाई एक स्केटर जो होता है वो स्केट्स शूज अपने आप को पुश करने के लिए वेयर करता है, पहनता है, ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम कर सके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फोर्स आती है स्टूडेंट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये मैग्नेट से यूज होती है। एक मैग्नेट क्या करती है, अपनी तरफ किसी भी तरह के मेटल या मेटल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आयरन नेल्स हो गए यानी लोहे की जो कीलें होती हैं वो सारी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं ना, उस पर चिपक जाती हैं और रेपेल भी करती हैं। रेपेल मतलब उसको दूसरी तरफ भी पुश करती हैं। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जब मैग्नेट के ऊपर देख रहे हैं आप, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस मैग्नेट के ऊपर सारी कील कैसे चिपक रही हैं, तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट हम जानेंगे वर्क के बारे में। वर्क मतलब क्या होता है, काम। वर्क का मतलब होता है कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, यानी कोई भी अगर आप अपनी बॉडी को यूज कर बॉडी पार्ट्स को यूज करके जो भी काम कर रहे हैं वो, या फिर मेंटल एक्टिविटी भी अगर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे, तो इसमें आपने क्या यूज किया, आपने माइंड का यूज किया ना, कैलकुलेशन करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब में आप क्या कर रहे हैं, अपना माइंड यूज कर रहे हैं ना, तो ये भी वर्क ही कहलाएगा। रीडिंग अ बुक, इट इज मेंटल वर्क, जबकि
लिफ्ट कर रहे हैं अगर हम एक बुक को, यानी एक बुक को उठा रहे हैं, तो वो फिजिकल वर्क आएगा। जब हम अपनी फिजिकल पार्ट्स को यूज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, फिजिकल वर्क हो जाएगा। और जब हम अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, यानी अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो मेंटल वर्क हो जाएगा या मेंटल एक्टिविटी हो जाएगी। साइंस में जब हम रीड बुक करते हैं उसको वर्क कंसीडर नहीं किया जाता हालांकि, लेकिन नो वर्क इज डन बाय स्टैंडिंग एट अ प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने हाथ में कुछ सामान लेकर किसी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसे भी वर्क नहीं कहा जा सकता। वर्क कब कहा जाएगा? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से हिलाकर किसी और जगह तक पहुंचाया, यानी उस पर आपने अपनी फोर्स अप्लाई की और उसको उसकी जगह से मूव किया। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड वर्क। उसी मूवमेंट को वर्क कहा जाएगा जब कोई पुश या पुल या उसकी पोजीशन में कोई ना कोई चेंज हुआ हो। जैसे कि अगर वर्क डन तभी कहा जाएगा जब आप एक बॉक्स को पुश करके या पुल करके उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसे वर्क कहा जाएगा। जब आप सिर्फ दिमाग में कुछ सोच रहे हैं उसे वर्क नहीं कहा जाएगा। या आप किसी एक जगह खड़े हुए हैं कुछ सामान लेकर, तो उसे भी वर्क नहीं कहा जाएगा। आप उस सामान को लेकर कहीं रखते हैं उठाकर या फिर कैसे भी, तो उसे वर्क कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वर्क होगा, हाँ। चेयर पे अगर आप बैठे हैं तो वर्क नहीं होगा, वो नॉट वर्क है वो। उसके बाद एक क्रिकेट बॉल के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो वो वर्क है। एक वॉल को अगर आप धक्का दे रहे हैं, सिमिलरली स्टूडेंट ये देखिए, एक वॉल को अगर आप पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उसमें वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि आप दीवार में कितना भी धक्का मारो वो दीवार अपनी जगह से नहीं हटने वाली, तो इसलिए वो वर्क नहीं होगा। एक बकेट अगर आप उठा रहे हैं तो वो वर्क कहा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में जो हम यूज़ करते हैं अपने रेगुलर वर्क्स को कैरी आउट करने के लिए। हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप कभी भी कोक या ऐसी कंचे वाली बॉटल्स पिएंगे ना, जो कांच वाली बॉटल्स होती हैं, उनके ढक्कन को ओपन करने के लिए एक ओपनर यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो हम अपने रेगुलर वर्क में यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही ये बॉटल ओपनर हो गया, या फिर कभी हमें किसी चीज़ का स्क्रू ओपन करना है, कोई पेच खोलना है, तो हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं ना। तो ये सारी क्या होती हैं? सिंपल मशीन्स होती हैं। देयर आर मैनी टूल्स दैट मेक अवर वर्क ईजियर फॉर अस, जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टूल्स को सिंपल मशीन कहा जाता है। इस सिंपल मशीन में एक या दो मूविंग पार्ट्स भी हो सकते हैं। ये जितनी भी सिंपल मशीन है स्टूडेंट्स, इनसे हमारा वर्क जो है वो सिंपल हो जाता है। एक नाइफ जो है, यानी एक चाकू, वो भी सिंपल मशीन का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि वो हमारे घर में हम उसे रोज़ यूज़ कर रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल को कट करने के लिए, और ये हमारी कटिंग के काम को ईजिली कर रहा है। और इसके साथ साथ जो बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स यूज़ की जाती है ना, जैसे कि क्रेन हो गई या जेसीबी मशीन्स हो गई या ट्रैक्टर हो गए या सीविंग मशीन हो गई, ये जो हमारे छोटे छोटे काम को इजी कर रही है, इन मशीन्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मशीन। छोटे छोटे जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें सिंपल मशीन कहा जाएगा, और जब हम बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ कर रहे हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स मशीन्स कहा जाता है। अब हम सिंपल मशीन्स के कुछ टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी मशीन्स के बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट वन है लिवर। लिवर क्या होता है? एक लॉन्ग रोड होगी जिसके जो दूसरे हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, कट करने के लिए या ओपन करने के लिए काम आती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? एक हैमर, हथौड़ा, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर यानी नट फोड़ने वाला जो होता है ना वो, सीजर और सीसॉ, ये सारे ही हमारे जो है लिवर के एग्जाम्पल है। बॉटल ओपनर हो गया, हैमर यानी हथौड़ा हो गया, ये सब हमारे लिवर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरी मशीन क्या होती है? पुली। पुली क्या होता है स्टूडेंट? कुछ इस तरह से होता है जो कुएं में लगाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? एक रॉड के ऊपर एक व्हील होता है और उससे रस्सी अटैच होती है, और उस रस्सी में बकेट यूज होता है, बकेट टक होता है। उससे क्या करते हैं? रस्सी को जैसे जैसे खींचेंगे बकेट में पानी भर के आप उसे बाहर निकालते हैं। तो क्रेन या सेल बोट जैसी मशीन में भी पुली का यूज होता है, और जनरली ये कुएं में यूज होती है, वेल में यूज होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मशीन आएगी व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल क्या होता है स्टूडेंट? कुछ इस तरह का होता है व्हील एंड एक्सेल, जहाँ पर पहिए अटैच हो किसी एक फ्लैट चीज़ के साथ, ठीक है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ टायर्स अटैच हों। अ व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ व्हील फिक्स टू अ रॉड। किसी रॉड के साथ अगर
व्हील्स अटैच हो तो उसे व्हील एंड एक्सेल कहा जाता है। ये व्हील क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट जो है ना वो ईजी बना देते हैं और चीज़ों की डायरेक्शन को चेंज करने के काम भी आते हैं। इसमें कौन कौन सी मशीन आएंगी, जैसे स्टीयरिंग व्हील आ गया, कार का जो व्हील होता है। आपने देखा होगा फिशिंग रील्स, जिससे फिश मछली पकड़ने के लिए जो यूज़ होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ये व्हील एंड एक्सेल यूज़ होता है। साथ ही साथ डोर नॉब्स जो होते हैं उसमें भी व्हील एंड एक्सेल यूज़ होता है। इसके बाद आता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन स्टूडेंट ये तो बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है आपका सीसॉ का। आपने सीसॉ देखा होगा, जो ऊपर नीचे जाने वाला झूला होता है, कुछ इस तरह से होता है। इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा प्लेन होता है, ये इस तरह से कुछ स्लाइड फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ अ स्लांटेड सरफेस, ये स्लांटेड फॉर्म में होता है और इसका एक एंड जो होता है वो इंक्लाइंड होता है, यानी एक एंड ऊपर की तरफ होगा, दूसरा एंड नीचे की तरफ होगा। ये दूसरे हैवी ऑब्जेक्ट्स को अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे करने के काम आता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि एक रैंप हो गया। रैंप क्या होता है, जो जनरली रेलवे स्टेशन या स्कूल्स में ही बना होता है रैंप, इस तरह से कुछ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये स्लांटेड रोड होती है, ये सब क्या है, एक स्लाइड जो हो गया, ये सब इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है एक वेज। वेज क्या होता है, दो इंक्लाइंड प्लेन्स जब एक साथ जुड़ते हैं और एक शार्प वेज उससे फॉर्म होता है। इट मे बी मेड ऑफ, ये किसी मेटल का, किसी स्टोन का या किसी लकड़ी का बना हुआ हो सकता है। इसको बहुत ही सेफली और काफ़ी केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, नाइफ हो गया आपका, चाकू, आपकी कुल्हाड़ी, फोक यानी कांटा, नेल्स, ये सारे क्या हैं, वेज के एग्जाम्पल हैं। मतलब जहाँ पर एक जो एंड होगा ना इसका वो काफ़ी शार्प होगा, यानी वहाँ कुछ ऐसा कटर टाइप लगा होगा और दूसरे एंड पे लकड़ी या ऐसा कुछ सॉफ्ट चीज़ होगी जिसे हम पकड़कर इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट, आपको पता है हमारे जो दांत है वो भी एक तरह का वेज ही हैं। इसके बाद आता है स्क्रू। स्क्रू तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ये जो पेच है ये हर चीज़ को टाइट और रैप करने के काम आता है। इसके बाद आती है हमारी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हमारी बॉडी की काम करने की क्षमता जो है उसे एनर्जी कहा जाएगा। हम जिस तरह का भी काम करना चाहें उस सभी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हमारे साथ साथ जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है, फूड से, जो हम खाते हैं। उसके साथ साथ हमारे इस फूड से मिलने वाली एनर्जी के अलावा और भी बहुत सारी एनर्जी है जो हम अपने घर में लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, कार ड्राइव करने के लिए, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स को ऑन करने के लिए, इन सब के लिए भी हम अलग अलग तरह की एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो आज हम इस एनर्जी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस एनर्जी में सबसे पहली आती है सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं। सबसे पहला है हमारा सन। सन से हमें बहुत ज़्यादा और सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन हमारा, क्योंकि सन से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। साथ ही साथ इसको ग्रीन प्लांट्स भी यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस में। और स्टूडेंट्स, जो सन से एनर्जी यूज़ होती है और उसको कन्वर्ट करके जो बनाई जाती है दैट इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। कुछ इस तरह से सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सन रेज जब इस पर पड़ती है ना तो इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसके बाद हमारी दूसरी एनर्जी आती है विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा से। इसके लिए विंड मिल्स लगाए जाते हैं। विंड मिल्स कुछ इस तरह के होते हैं, एक पंखे जैसे, जो आपने पहले चरखी भी बनाई होंगी। ये फोर्स किसकी यूज़ करता है, मूविंग एयर की, यानी जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ी से ये विंड मिल मूव करेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे के पानी को ऊपर खींचने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद वाटर से भी स्टूडेंट एनर्जी बनती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें अलग अलग डैम्स यूज़ किए जाते हैं जिनसे बहुत तेज़ी से पानी पड़ता है। वो फ्लोइंग वाटर जो होता है ना वो उसके साथ साथ मोटर्स यूज़ की जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और इससे अलग अलग मशीन्स रन की जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्यूल जो है स्टूडेंट, ये सारे व्हीकल्स को रन करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सब फ्यूल्स की वजह से ही चलते हैं। बहुत सारी केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर होती है और ये तब रिलीज़ होती है जब हम इसको बर्न करते हैं यानी जलाते हैं। इसमें फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं आपके, कोल यानी कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कुकिंग गैस हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब ऐसे हैं जब हम इनको जलाते हैं तो इनसे
केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे एक और आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज एटम्स। एटम से भी एनर्जी निकलती है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के, यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इनसे जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है? बाय स्प्लिटिंग द एटम्स। एटम्स को स्प्लिट करके, यानी फैल थोड़ा सा स्प्लिट होते हैं वो, और उससे फिर एटॉमिक एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है। एनर्जी जो है स्टूडेंट वो ना ही कभी क्रिएट की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती। हाउएवर इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। अब जितनी भी हमारे पास एनर्जी है, इस सब को हमें कंजर्व करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये एनर्जी जो है ये बहुत प्रीशियसली क्रिएट की जा रही है, और इसीलिए वी आर required to save it as well. So student, this is your chapter. Hope you understand the video and the chapter as well. Thank you so much.